क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय। चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह की ओर चले जाना। मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह की ओर चले जाना, यानी पूरी तरह से चले जाना। इसका ये विस्थापन का मतलब होता है। और मूल निवासी का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे आदि काल से जो लोग हैं वह मूल निवासी कहलाते हैं या जाने जाते हैं। इस चैप्टर में हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास के कुछ जो पहलू दिए गए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चैप्टर 8 में हमने दक्षिण अमेरिका में स्पेनी और पुर्तगाली औपनिवेशीकरण के इतिहास की झांकी देखी थी। 18वीं सदी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में, खास करके मध्य अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के इलाकों में यूरोप से आए जो आप्रवासी थे वे बसने लगे थे। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से हिस्सों में और कब। तो 18वीं सदी से, मतलब 1700 समथिंग ईस्वी से दक्षिणी अमेरिका के और भी हिस्सों में, ठीक है, आप मैप में देखेंगे कि दक्षिणी अमेरिका कौन है, उत्तरी अमेरिका कौन है और मध्य अमेरिका कौन है। इन इलाकों में दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड के इलाकों से, ठीक है, जो यूरोप के आप्रवासी थे वे लोग यहाँ पर आकर के बसने लगे। इसका मतलब है कि दक्षिण अफ्रीका में भी यूरोपवासी रहे, ऑस्ट्रेलिया में भी बसे, न्यूजीलैंड में भी यूरोप के वासी बसे। इस प्रक्रिया ने वहां के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे इलाके में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था। जब यूरोप से आए इन उपनिवेशों के बासिंदे यूरोपीय मातृदेश से स्वतंत्र हो गए तो उन्हें राज्य या देश का दर्जा हासिल हो गया। इसका मतलब है कि यूरोप से जितने भी वासी, चाहे वो उत्तरी अमेरिका में बसे चाहे वो दक्षिणी अमेरिका में बसे, और वहां के मूल निवासियों को उन्होंने जंगलों की तरफ धकेल दिया। ठीक है, तो ये प्रक्रिया विस्थापन की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन जो यूरोप के वासी जाकर के दूसरे देशों में बस गए, ठीक है, ये कहलाते हैं उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया। ये उपनिवेश कहलाता है, जस्ट लाइक ये यूरोपीय कॉलोनी कहा जाता है। 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इनमें से कुछ देशों में आ बसे। आज ये यूरोपीय और एशियाई लोग इन देशों में बहुसंख्यक हैं, ठीक है, और वहाँ के मूल निवासियों की संख्या कम रह गई है। वे शहरों में मुश्किल से ही नजर आते हैं और वे लोग भूल गए हैं कि कभी देश का अधिकतर हिस्सा उन्हीं के कब्जे में था। यह भी कि कई शहरों, कई नदियों इत्यादि के नाम देसी नामों से बने हैं। मसलन संयुक्त राज्य अमेरिका में ओहियो वहाँ के मूल निवासियों के नाम के आधार पर बना है। मिसिसिपी और सिएटल व कनाडा में सस्केचेवान, ऑस्ट्रेलिया में वालगोंगोंग और प्रामाता, ये सब उस देश के मूल निवासियों के भाषा के आधार पर ये नामकरण रखा गया है। परंतु हुआ यूं, जो मूल निवासी थे वे पिछड़े रह गए, उन्हें आगे की तरफ धकेल दिया गया, ठीक है, और इन मूल निवासियों के ऊपर यूरोप वासियों का कब्जा हो गया। 20वीं सदी के मध्य तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में यह बताया जाता था कि किस तरह यूरोप वासियों ने उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज की। ध्यान देंगे कि यूरोप वासियों ने ही, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की खोज की। उनमें यहाँ के मूल बासिंदों का शायद ही कभी जिक्र होता था, सिवाय यह बताने के लिए कि यूरोपीय लोगों के प्रति उनका रवैया शत्रुतापूर्ण था। पर 1840 के दशक से ही अमेरिका में मनोविज्ञानियों ने उन पर अध्ययन करना आरंभ कर दिया। 1840 के दशक से ही। बहुत बाद में 1960 के दशक से
इन मूल निवासियों को अपने इतिहास को लिखने या बयान करने के लिए प्रेरित किया गया। आज इन मूल निवासियों द्वारा लिखे गए इतिहास और कथाकृतियों को पढ़ना संभव है, क्योंकि इन देशों में जाने वाले लोग प्रायः वहाँ के संग्रहालयों में देसी कला की जो चीज़ें हैं और आदिवासी जीवन शैली को दिखलाने वाली विशेष संग्रहालय में रखे हुए हैं, उसको हम देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नया अमेरिकी इंडियन राष्ट्रीय संग्रहालय खुद अमेरिकी इंडियनों की देखरेख में बना है। यूरोपीय साम्राज्यवाद। अब इस शीर्षक को जरा देखिए, यूरोपीय साम्राज्यवाद। अब यूरोप में जितने भी कंट्री हैं उसमें से कुछ जो हैं विकसित देश हैं, और वही विकसित देश के लोग, वही विकसित देश के निवासी इन इलाकों की खोज किए हुए हैं। स्पेन और पुर्तगाल इसमें से प्रमुख कंट्री का नेम है। ये स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य देखिए का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना शुरू कर दिया। ये भी यूरोपीय कंट्री ही है, फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड। साथ ही साथ इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में अपने उपनिवेश बसाने शुरू कर दिए। यानी यहाँ के नागरिक वहाँ जाकर के व्यापार करने लगे, और व्यापार करने के मार्फत धीरे धीरे वे वहाँ रच और बस भी गए, और वहाँ मूल निवासियों के ऊपर इन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। या तो मूल निवासियों को अंदर की तरफ धकेल दिया या तो उनका विनाश कर दिया। ठीक है। आयरलैंड भी कमोबेश इंग्लैंड का ही उपनिवेश था, समझिए। और क्यों वहाँ बसे हुए ज़्यादातर जो भूस्वामी थे वे अंग्रेज ही थे। इसी कारण से अंग्रेज थे, क्योंकि ये लोग यूरोपीय थे और यूरोप से जाकर वहाँ अपनी औपनिवेशीकरण स्थापित कर रहे थे। 18वीं सदी से यह बहुत साफ साफ दिखने लगा कि यद्यपि मुनाफे की संभावना ने ही लोगों को यहाँ उपनिवेश बसाने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन जो नियंत्रण स्थापित किया गया उसकी प्रकृति में बहुत सारी विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराया और अपने इलाके का विस्तार किया। उन्होंने पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखा और जो भूस्वामी थे उनसे कर वसूलते रहे। बाद में उन्होंने व्यापार को सुगम बनाने के लिए और रेलवे का निर्माण किया। खास करके देखिए, रेलवे का जो निर्माण करता है वो दरअसल अपने सामानों को ढोने के लिए करता है, वहाँ के मूल निवासियों की सुविधा के लिए नहीं। उनका पर्पस है मुनाफा कमाना और उस इलाके की जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका अधिक से अधिक मात्रा में दोहन करना, यानी उपयोग करना, उसको मार्केट में ले जाके बेचना और मुनाफे कमाना। और इसी पर्पस से उन्होंने खदानें भी खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिणी अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग सभी जगह पर समुद्र तटों पर ही व्यापार करते थे। उसके लिए आसान था परिवहन, जल परिवहन आसान था। 19वीं सदी के आखिरी दौर में ही वे अंदरूनी इलाकों में भी जाने का साहस कर सके और इसके बाद कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा करने का एक समझौता हुआ। अब आप बोलेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप अलग है, ठीक है, अमेरिकी महाद्वीप अलग है और यूरोपीय महाद्वीप अलग है, लेकिन इन तीनों का एक कनेक्शन स्थापित हो रहा था। वह सिलसिला है व्यापार का सिलसिला है, वह सिलसिला है मुनाफा कमाने की सिलसिला है, वह सिलसिला है प्राकृतिक संसाधनों की खोज कर उसका दोहन करने का सिलसिला है। तो दोहन करने के क्रम में एक तरफ मूल बासिंदों को उनके स्थान से हटाकर कहीं और धकेल दिया जाता है या फिर उनका विनाश लीला शुरू हो जाती है। ठीक है। रही बात उनकी मूल संस्कृति को विनष्ट कर देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ ये उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन जहाँ तक रही बात संसाधनों के दोहन करने की, तो संसाधनों का दोहन तभी होगा जब बड़े पैमाने पर आपको श्रमिक मिलेंगे। तो श्रमिक कब मिलेंगे और सस्ते श्रमिक कैसे मिलेंगे? आप तो खोज करके अपने देश से श्रमिक तो ला नहीं पाएंगे, आपके देश से आने वाले तो कोई है नहीं, ना कोई चाहेंगे। ठीक है। मूल निवासी भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यूरोपीय लोगों ने, ठीक है, मोस्टली स्पेन और पुर्तगाल ने
या जितने सारे कंट्री हैं, इन लोगों ने अफ्रीका को एक सस्ता माध्यम चुना। तो अफ्रीकी महाद्वीप में रह रहे लोगों को इन्होंने गुलाम बनाना शुरू किया। चूंकि वह महाद्वीप विकसित महाद्वीप नहीं था, उसके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, ना ही इतना संसाधन था कि वह एक जगह से दूसरे जगह पर अपनी पहुंच बना सके, ना सोच सके, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। फिर भी इन यूरोपियन ने उन लोगों को गुलाम बनाना चालू किया। और जिस तरह से आज हम लोग जानवरों को बेचते हैं, ठीक है, मार्केट में ले जा करके, अब वहां पर यही प्रक्रिया गुलामों को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई अफ्रीका महाद्वीप में। और सारे दास को वो अफ्रीकी महाद्वीप से पकड़ कर लाकर, ठीक है, अमेरिका में बसाया गया, उत्तरी अमेरिका में बसाया गया, दक्षिणी अमेरिका में बसाया गया, मध्य अमेरिका में बसाया गया और ऑस्ट्रेलिया में ले जाया गया और केवल मजदूर के रूप में ले जाया गया। इनसे चूंकि काम निकलवाने थे। आगे देखिए क्या होता है। सेटलर का मतलब होता है आबादकार। शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है, जब ये स्टैंडर्ड शब्द है सेटलर, तो इसका सीधा से मीनिंग समझ जाना कि अफ्रीका में जो यूरोपीय लोग बसे हैं उनके लिए ये प्रयोग हो रहा है। चाहे अमेरिका में बसे हों, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बसे हों, चाहे न्यूजीलैंड में बसे हों, चाहे आयरलैंड में बसे हों। इन उपनिवेशों की राजभाषा जो थी इंग्लिश थी, अंग्रेजी थी, कनाडा को छोड़कर, क्योंकि कनाडा में फ्रांसीसी भी एक राजभाषा है। नई दुनिया के देशों को यूरोपवासियों द्वारा दिए गए नाम। अब जरा देखिए कि कौन कौन से देशों की खोज यूरोपीय लोगों ने किया और फिर उसका नाम भी दिया। पहला जो आता है वह है अमेरिका। पहली बार अमेरिगी वेस्पुकी या वेस्पुसी, देखिए इनका पीरियड है 1451 से 1512 ईस्वी तक का यात्रा वृत्तांत छपने के बाद प्रयुक्त, ठीक है, उसके बाद इसका नाम पड़ा अमेरिका, ठीक है। कनाडा का नाम कनाटा से निकला है, कनाटा। 1535 ईस्वी में जॉक कॉर्टियर को मिली जानकारी के मुताबिक इरोक्यूइस की भाषा में कर्नाटक का मतलब था गांव, कर्नाटक का मतलब था विलेज। ऑस्ट्रेलिया महान दक्षिणी महासागर में स्थित भूमि के लिए 16वीं सदी में प्रयुक्त नाम था। लैटिन में इसको हम दक्षिण को ऑस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम है, हॉलैंड के तास्मान द्वारा दिया गया नाम है, जिसने सबसे पहले 1642 ईस्वी में इन टापुओं को देखा था। डच भाषा में समुद्र को, ठीक है, जी कहते हैं। अब समझ जाइए, जियोग्राफिकल डिक्शनरी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे 100 से ज़्यादा स्थान और नामों की सूची दी गई है जो न्यू से शुरू होता है। आप इन सभी चीज़ को याद कर लेंगे, ये आपका ऑब्जेक्टिव्स है और ये आपका पूछा जाएगा एग्जाम में। कॉपी में आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ राइटिंग करेंगे और याद भी करेंगे। आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव में ही आपको याद करने हैं। फिर देखिए आपका अगला टॉपिक है उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप उत्तर ध्रुवीय वृत्त से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। आप लोग मैप खरीदेंगे और मैप को बड़ा बारीकी से आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जहां बातें समझ में नहीं आएंगी वहां आप संपर्क करेंगे। पथरीली पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में एक ओरिजुना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में जाएंगे तो सियरा नेवाडा पर्वत है। दरअसल पूरब में ग्रेट मैदान, ग्रेट मतलब विस्तृत, ग्रेट मैदानी इलाके और ग्रेट झीलें और मिसिसिपी और ओहियो और अप्पलाचियां पर्वतों की घाटियां हैं। तो दक्षिणी दिशा में मैक्सिको है। कनाडा का 40% इलाका जंगलों से ढका है। कई क्षेत्रों में तेल, गैस और खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिनके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग हैं। मतलब समझिए, ये उद्योग की पहचान है कि जहां तेल का खजाना हो, गैस का खजाना हो
और खनिज मिले, ठीक है, वहीं तो उद्योग स्थापित किए जाएंगे। अब रही बात, कुछ चीजें हैं जैसे कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं। साथ ही साथ मत्स्य उद्योग वहां का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। खनन और उद्योग, बड़े पैमाने की खेती का विकास पिछले 200 सालों में ही हुआ। यूरोप, अफ्रीका और चीन के आप्रवासियों के हाथ हुआ। दैट मीन्स यूरोप, अफ्रीका और चीन के लोगों ने ही यहाँ पे इस तरह की गतिविधियों की शुरुआत की। लेकिन यूरोप वासियों की जानकारी में आने से पहले हजारों सालों से उत्तरी अमेरिका में लोग रह रहे थे। इसका मतलब है कि वहां पर मानव का प्रवास था, लेकिन बहुत पहले से था। ये कोई नहीं जानता है कि उसके पास जहाज था, पानी जहाज था या जल परिवहन का कोई साधन था जो वे लोग एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में यात्रा करते होंगे। तो ऐसे कोई भी साधन नहीं मिले, बट वे अपने आराम की जिंदगी जी रहे थे। चाहे उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी हो, चाहे मध्य अमेरिका का मूल निवासी हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका का मूल निवासी हो। दरअसल नेटिव, मूल बासिंदा का मतलब होता है, फिर से मैं समझ लीजिए, कि जो अपने मौजूदा निवास स्थान में ही पैदा हुआ था, मतलब सदियों से रह रहा है, और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों तक यह पद यूरोपीय लोगों द्वारा अपने उपनिवेशों के बासिंदों के लिए प्रयोग किया जाता था। मूल निवासी उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया से आए। देखिए, इनका माइग्रेशन बतला रहा है कि एशिया से आए, और 10,000 साल पहले आखिरी हिम युग के दौरान, मैंने आपको ये पीरियड पढ़ा चुका है कि इस दौरान वे दक्षिण की तरफ बढ़े। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी है। तकरीबन 5,000 साल पहले जब जलवायु में ज्यादा स्थिरता आई, तब आबादी बढ़नी शुरू हो गई। अमेरिका की पूर्व संध्या, यानी जब यूरोपीय लोग आए और इस महाद्वीप को उन्होंने अमेरिका का नाम दिया, इससे ठीक पहले तक विविधता हर जगह पसरी हुई थी। लोग 100 से भी ज्यादा जबानें बोलते थे। वे शिकार, मछली पकड़ना, संग्रहण करना, बागवानी और खेती में जो जो संभव हो सके वह सब अपनी आजीविका के तरह कमाते थे। मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है और उसके इस्तेमाल तथा देखभाल के लिए कितने प्रयास की दरकार है, इसी पर जीने के तरीके का उनका चुनाव निर्भर करता था। सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह के आधार पर कुछ दूसरी चीजें तय होती थी। मछली, अनाज, बाग के पेड़ पौधे, मांस और इनके अधिशेष हमारे यहाँ ताकतवर और श्रेणीबद्ध समाजों की मददगार से बने, लेकिन वहाँ नहीं बन पाया। कुछ संस्कृतियाँ हजारों सालों तक कायम रही। ये लोग नदी घाटी के साथ साथ बने गांवों में समूह बनाकर रहते थे। वे मछली और मांस खाते थे, साथ ही सब्जियां और मकई उगाते थे। वे अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पर जाया करते थे, मतलब दूर दूर इलाके पर जाया करते थे, और मुख्य रूप से उन्हें बाइसन यानी उन जंगली भैंसों की तलाश रहती थी जो घास के मैदानों में घूमते थे। दरअसल 17वीं सदी से यह आसान हो गया। जब इन मूल निवासियों ने घुड़सवारी करना शुरू कर दी, तो वे घोड़े के मार्फत स्पेनी आबादकारों से खरीदते थे और उसी के मार्फत वे जानवरों को, ठीक है, शिकार करते थे, ठीक है, और जितने की उन्हें भोजन की जरूरत होती थी। उन्होंने बड़े पैमाने पर खेती करने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन भी नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने केंद्रीय तथा दक्षिणी अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्यशाही का विकास नहीं किया। क्योंकि पहले भी मैंने कहा था आपको कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में जब आपके पास कोई भी वस्तु या अन्न होगा, तो आपके पास एक नया सिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो दरअसल वो चीज़ था नहीं इनके पास, ना ही उन्होंने ध्यान दिया, और था भी तो इन्होंने विकास नहीं किया। तो लाजमी है कि राजशाही और साम्राज्यवाद का विकास नहीं हुआ। इलाके को लेकर कबीलों के बीच झगड़े की बातें तो आम थी, तो पर कुल मिलाकर जमीन पर नियंत्रण कोई मुद्दा उनके बीच में नहीं होता था। वे जमीन पर अपनी मिल्कियत की कोई जरूरत महसूस किए बगैर वे उससे मिलने वाले भोजन और आश्रय से ही संतुष्ट थे। उनकी परंपरा की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना।
चीज़ें उन्हें खरीदने की बजाय उपहार के तौर पर हासिल होती थी। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, हालांकि वे लिखी नहीं जाती थी। उनका विश्वास था कि समय की गति चक्रीय है और हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में एक अपना डिटेल्स था, अपना ब्यौरा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहा था। वे एक कुशल कारीगर थे, समझ सकते हैं। खूबसूरत कपड़े बिनते थे, ठीक है, और वे धरती को भी पढ़ सकते थे। आप जरा समझिए कि जब वे धरती को पढ़ सकते थे तो किस तरह की ज्ञान उनके पास रही होगी। इसका मतलब है कि वे जलवायु और विभिन्न भूदृश्यों को देखकर, यानी विभिन्न अनेक प्रकार की प्राकृतिक चीज़ों को देखकर वे उसी तरह से समझ सकते थे जैसे पढ़े लिखे लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और पढ़ते हैं, ठीक है। ये इनका मूल ट्रेंड रहा। अब जरा समझिए कि इसके बाद फिर क्या होता है। यूरोपियनों से मुकाबला इनका होता है। अब जरा देखिए कि नई दुनिया के मूल बासिंदों के लिए जो अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है उसका मतलब होता है नेटिव पीपुल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लैटिन में एबे का मतलब होता है से और ओरिजिन का शुरुआत होता है, ठीक है। एब ओरिजिनल एक विशेषण है जिसे संज्ञा की तरह इस्तेमाल करने की गलती अक्सर की जाती है। अमेरिकन इंडियन या एमेरिंड या एमेरिंडियन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका तथा कैरेबियन के मूल निवासियों को कहा जाता है। फर्स्ट नेशंस पीपुल्स मूल निवासियों के संगठित समूह जिन्हें कनाडाई सरकार द्वारा मान्यता थी, ठीक है, मान्यता दिया गया था। 1876 के इंडियंस एक्ट में बैंड्स पद का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन 1980 के दशक से नेशन शब्द प्रयुक्त होने लगा था। इंडिजेनियस पीपुल ऐसे लोग जो किसी जगह में हमेशा से रहते आए हैं। नेटिव अमेरिकन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के देसी लोग। रेड इंडियन गेहूं वर्ण के लोग जिनके निवास स्थान को कोलंबस ने गलती से इंडिया समझ लिया था, ठीक है। विस्कॉन्सिन के विनेबागो कबीले की एक महिला 1860 के दशक में इस कबीले के लोग नेब्रास्का स्थानांतरित कर दिए गए। मूल निवासियों का नाम ऐसी चीज़ों को दिए गए जिनका कबीलों से कोई संबंध नहीं था। डकोटा क्या है? डकोटा चिरोकी मतलब जीप होता है। डकोटा मतलब होता है हवाई जहाज, चिरोकी जीप और पोंटियाक मतलब कार, मोहाक मतलब बाल कटाई। पत्थर की पट्टी पर यह खुदा था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। जरा समझिएगा, कछुए के रूप में आएंगे। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा कि ये वही है जिनका हमें इंतजार था। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती चीज पकड़ा दी थी और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीजों की पवित्रता को भुला दिया है और इसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफी कष्ट पाने वाले हैं। होपी अब कैलिफोर्निया के निकट रहने वाले आदिवासी हैं। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे। समझिए जरा, कौन? स्पेनी। यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है।
किनका? तो वहाँ के मूल बासिंदों का। दक्षिणी अमेरिका गए स्पेनियों के विपरीत जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से, यानी सोना की बहुत भारी मात्रा में उपलब्धता थी, ठीक है, उससे वे खुश हो गए। ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था कि ऐसे हाथ के कारीगर वाला सामान बनाते थे जो अपना आदान प्रदान करते थे, जो किसी खास कबीले में ही बनता था, और ऐसे खाद्य पदार्थों का भी वे लोग लेन देन करते थे जो अन्य इलाकों में नहीं मिलता था। ठीक है, स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को कंबल भी देते थे, लोहे के बर्तन जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के पात्रों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की तरह अच्छी साबित हो सके, और शराब भी देते थे। वहाँ के बासिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था, वे जल्दी ही इसकी आदत के शिकार हो गए, तो जो कि यूरोपीय लोगों के लिए एक अच्छा साबित हुआ। चलो दारू पिलाओ, काम करवाओ, क्योंकि इससे उन्होंने अपने व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। ठीक है, यूरोपीय लोगों ने उन मूल निवासियों से तंबाकू की भी आदत ग्रहण की। यूरोपीय लोगों ने तंबाकू की आदत उससे ग्रहण किया। 1497 ईस्वी में जॉन कैबॉट न्यू फाउंडलैंड पहुंचा था। ठीक है, 1534 ईस्वी में जैक कॉर्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिला। 1608 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। 1507 ईस्वी में अमेरिका के वेस्पूसी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई। 1607 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की, और 1620 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ की खोज की।